चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, एक टू बी कंटिन्यूड पे खत्म हुई थी लास्ट वाली क्लास, याद है आपको? किस टॉपिक पे खत्म हुई थी? एक क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे, है ना? सिंगल पर्सन्स लॉ पे, है ना? ओके, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। क्या क्या देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में? कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन? कब आया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल है कि यूनिट्रल है? कौन-सी फेडरल है? कौन से केस में कहा गया था कि फेडरल है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या थे? डुअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, ये सारे फीचर्स हमारे में थे। अच्छा, ये बताइए हमारे फेडरलिज्म के यूनिक फीचर्स क्या क्या थे? मोड ऑफ फॉर्मेशन और पोजीशन ऑफ स्टेट और सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है कि डुअल? सिंगल, ठीक है। और बाहर कौन सी होती है? डुअल। और जो रेसिडरी पावर्स होती है वो हमारे यहाँ किसको दी जाती है? सेंटर को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टेट की डेफिनेशन, कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 12। क्या डेफिनेशन थी स्टेट की? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, सेकेंड गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड थर्ड लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी एंटिटीज देखी थी कि किनको स्टेट मानेंगे और किनको स्टेट नहीं मानेंगे, ठीक है। और उसका एक केस था जिसने कुछ टेस्ट ले डाउन करे थे। वो केस का नाम क्या था? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। क्या क्या टेस्ट थे? फर्स्ट, एंटायर शेयर कैपिटल। अगर 100% शेयर कैपिटल किसी एंटिटी ने का गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या मानी जाएगी? स्टेट। सेकेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हो। थर्ड, मोनोपोली स्टेटस लिया हुआ हो। फोर्थ, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल अगर हो। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नाउ डन बाय अ कॉर्पोरेशन। तो ये घर जाके याद करते हो कि याद ही हो गए पॉइंट्स? याद इतने अच्छे तो है नहीं कि घर जाके याद करते होंगे ना, पहला ही वाला ऑप्शन मान ले हम। ओके, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉ। लॉ क्या क्या चीजें थी? ऑर्डिनेंस था, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज, इन सबको क्या कहा जा रहा था? लॉ। और अगर फंडामेंटल राइट में और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या मान लिया जाता है? लॉ। ठीक है। लॉ की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में थी? 13। 12 में तो स्टेट की थी, 13 में किसकी थी? लॉ की। ठीक है। फिर हम लोग ने कुछ डॉक्ट्रीन्स देखे थे। पहला कौन सा था? डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या था सेवरेबिलिटी? हाँ, अगर लॉ का कोई एक पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हम उतने लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करते थे और रिमेनिंग लॉ को वैलिड मान लेते थे। लेकिन अगर उन दोनों पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड हो जाता था। सेकंड हम लोग ने कौन सा पढ़ा था? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स में क्या हो रहा था? कौन किसके आगे आ रहा था? कोई लॉ है, ठीक है, और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन आया तो प्रिवेल क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा दिया जाए तो वो जो लॉ है वो फिर से वैलिड हो जाएगा। इसका केस कौन सा था? हाँ, अब याद आया, बीकाजी नारायण धकराज, ठीक है, जिसमें मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस गवर्नमेंट की थी। याद आ गया केस? फिर वेवर देखा था हम लोगों ने। आपका फंडामेंटल राइट कौन ले सकता है? आप खुद, अगर आपको उन फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज हो। एंड लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? सिंगल पर्सन लॉ। सिंगल पर्सन लॉ में हमने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअली इन्फोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते। मोर ओवर, फंडामेंटल राइट्स या राइट टू इक्वालिटी तब लगता है जब एक जैसी सिचुएशन हो कंपनीज की। अगर एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी तो सिंगल पर्सन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी डाउट? पढ़ा था घर जाके? किताब खोली थी जेआईजेएल की? आपका चेहरे ने सब कुछ बता दिया। आप हाँ बोले या ना बोले, हमें आंसर मिल गया है। आपका क्वेश्चन हमारी तरफ आया, खोलनी थी क्या?
हमने आपसे पूछा खोली थी, आपने खोलनी थी किताब, खोलनी थी क्या? यही तो खुली जाती है बस, ठीक है कोई बात नहीं। ओके अभी टेस्ट होगा तो सब किताबें खुलेंगी, है ना। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनली विद द फंडामेंटल राइट। सबसे पहला फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। देखिए राइट टू इक्वालिटी का मतलब फर्स्ट आर्टिकल जो इसमें आता है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ की नजरों में सब इक्वल है, यानी लॉ सबको इक्वल मानेगा और सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था पीटर का, याद आया आपको? पीटर कहाँ का था? इंग्लैंड का था। उसको यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, कभी आपने मॉन्यूमेंट्स विजिट करे हैं? मॉन्यूमेंट्स पता है क्या होते हैं? बताओ एक आधा मॉन्यूमेंट्स। हाँ हाँ ठीक है, यही वाले। हमें लगा आप बोलेंगे जेड स्क्वायर, गंगा बैराज, नहीं जहाँ आप जाते वही मॉन्यूमेंट नहीं। अच्छा तो ये जैसे ताजमहल वगैरह गए हैं? कितने लोग गए हैं मॉन्यूमेंट्स? कभी ना कभी कोई मॉन्यूमेंट देखा है? इसमें तो हाथ उठा दो। हाँ ये यहीं तक पहुंच पाए हाथ, कहाँ ऊपर। पीटी करी स्कूल में कभी कि ऐसे हाथ उठाते थे? वहां पर भी वहां डंडा पड़ता होगा, पूरे हाथ ना उठाओ, ऐसा होता था? आपके स्पोर्ट्स टीचर स्ट्रिक्ट थे? ऐसा था? गेम्स के स्पोर्ट्स के, आपके स्पोर्ट्स के टीचर ही नहीं थे हमारे, स्ट्रिक्ट क्या चीज हुई है ना। हाँ तो अगर आप कभी मॉन्यूमेंट्स गए हो तो आपने ध्यान दिया हो, जैसे ताजमहल ले लेते हैं तो वहां पर टिकट के लिए दो काउंटर्स होते हैं, एक फॉरेनर्स के लिए और एक इंडियंस के लिए। दिया है, ध्यान दिया है कभी? तो क्या होता है? अच्छा आप कह रहे हैं हम थोड़ी टिकट लेने जाते हैं, हम तो साइड में खड़े होकर फोटो खींच रहे होते हैं, वो घर वाले टिकट ले आते हैं। कोई नहीं, अब जाना तो देखना, जितने भी इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ दो काउंटर होते हैं, एक टिकट फॉरेनर्स की होती है और एक इंडियन की, और साफ लिखा रहता है फॉरेनर्स के लिए इतने रुपए की है, इंडियंस के लिए इतने रुपए की है। बताओ फॉरेनर्स की महंगी होती है कि सस्ती? ये पता है सबको, है ना। तो लेट से हमारी टिकट है लेट से 50 रुपीज, 100 रुपीज, तो उनकी होती है 1000 रुपीज, 700, 800, 1000, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है वहां, प्रिंटेड है कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आपकी टिकट 700 रुपए होगी, और अगर आप इंडियन है तो आपकी टिकट 50 रुपए होगी। नाउ माई क्वेश्चन इज वेयर इज राइट टू इक्वालिटी? मतलब ऐसा क्यों? फॉरेनर्स की इतनी महंगी, राइट टू इक्वालिटी इज एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स। तो फिर वो पीटर का पर्स चोरी हुआ था, फिर उसको क्यों बचा रहे थे? और वैसे भी वो जो लिस्ट है ना बेटा, उसमें देखो आर्टिकल 14 में लिखा है एनीवन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। अब बताओ वो भी बेचारे हमारी सॉइल पे। अच्छा ऐसा क्यों है उनकी 700 की हमारी 50? क्योंकि उनको हिंदी समझ आ रही नहीं है, बेवकूफ बना दें ऐसा? ये तो गवर्नमेंट के रेट्स हैं लिखे हुए हैं, तो खुले हम बेवकूफ बना रहे हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? आपके लिए नहीं सोचा थोड़ी, हम तो उल्टा खुश हो जाते हैं हमारी 50 रुपए की, क्योंकि वो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ओके और उनकी टिकट महंगी, हमारी सस्ती। वे इज राइट टू इक्वालिटी? इक्वालिटी कहाँ गया अब? सोचो सोचो। और उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं होती है, सीधे साधे होते हैं बेचारे फॉरेनर, है ना। अच्छा मॉन्यूमेंट्स की एक और खास बात होती है, जब हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं वो भी मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं, बस फर्क कितना होता है, वो मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, हम लोग, है ना। ये सबको देखो पता है सिस्टम आपको। हाँ, वो कह रहे नहीं हम नहीं देखते, देखो सबसे पहले तुम्हें बताया, हम लोग उन्हें देखते नहीं, ये सच्चाई है। वो लोग मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, हम लोग कहते मॉन्यूमेंट्स तो यहीं रहेगा, ताजमहल कौन सा जाने वाला है, जो ताजमहल चल के आया है उसको देखें पहले, है ना। सी द सिस्टम ओवर हियर इज, जैसे कि भी आंसर आया कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे हैं, वो विजिटर हैं, हम लोग विजिटर नहीं है। हम लोग से जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो सिंपली वो मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये हमारे ही मॉन्यूमेंट्स हैं, और वो बाहर से आए हैं विजिट करने के लिए, तो वो उनकी विजिटिंग फीस है। और आपको पता है दिस होल्ड्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं। दूसरी कंट्री में भी जो उनकी कंट्री के लोग होते हैं उनके लिए सस्ती टिकट होती है और हम लोगों के लिए महंगी होती है, क्योंकि रीजन बीइंग कि हमारे ही मॉन्यूमेंट्स हैं और वो विजिटर है, वो गेस्ट है, हम गेस्ट नहीं है, ठीक है। हम अपने ही मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जा रहे हैं, और ये जो कहा जाता है ना कि हमारे ही मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हम लोग इसको अपने दिल पे भी ले लेते हैं। फिर हम लोग वो मॉन्यूमेंट्स में जाके वो दिल और तीर बना के आते हैं ना कि हमारे ही हैं, दिल बना दिए तीर में, फिर अगली बार गए तो देखा वही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। वो बेचारे देखो कितने सभ्य तरीके से रहते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो वो सिंपली कह रहे हैं क्योंकि वो विजिटर हैं, दैट इज व्हाई दे आर पेइंग द चार्ज, वी आर नॉट द विजिटर, और हम लोगों से सिर्फ उसके मेंटेनेंस की और डेली वर्किंग के चार्जेस लिए जा रहे हैं। ओके तो देखिए क्या लिखा, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट
द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or equal protection of law. As is evident, Article 14 guarantees to every person the right to equality before law or equal protection of law. The expression equality before law, which is borrowed from English common law, is a declaration of equality of all persons within the territory of India. देखो ये नहीं लिखा है कि सिर्फ citizens को मिलेगा, किसको मिलता है? All persons within the territory. जो भी इंडिया की सॉइल में है उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. ओके, thereby implying the absence of any special privilege in favor of any individual. क्या किसी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा? नो. कह रहे हैं वो इक्वालिटी के अगेंस्ट माना जाएगा. इसी तरह कह रहे हैं दूसरा एक्सप्रेशन जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब लॉ किसको प्रोटेक्ट करेगा? जो सिटीजन्स हैं या जो सॉइल पे है? जो सॉइल पे है, जो भी हमारे इंडिया की सॉइल पे है उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ. एनी डाउट? ठीक है, फाइन. अब एक बात बताइए, जैसे आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं वहां आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स की अलग टिकट होती है, देखा है? कई बार सीट्स भी अलग होती हैं कि ये सीट बस वगैरह में आपने देखा होगा सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की है, या ट्रेन वगैरह में सीनियर सिटीजन्स की टिकट हाफ होती है, ट्रेन में, प्लेन में, सब जगह. तो वहां आप नहीं कह सकते, आपने कहा JIGL पढ़ी है, राइट टू इक्वलिटी पढ़ी, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा ये सीनियर सिटीजन है, इनको देखो हाफ टिकट में भेजा जा रहा है, तो क्या हुआ? हम सीनियर नहीं है, हमसे पूरी टिकट ली जा रही है. क्या ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है? ये देखा है आपने सीनियर सिटीजन की टिकट सस्ती होती है, ये पता है? ये भी नहीं पता आपको तो क्या पता है फिर? कहने अच्छा ऐसा है, सीनियर सिटीजन की टिकट हाफ होती है हर जगह की. ओके, अब आपने या फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनकी टिकट भी हाफ होती है या फ्री होती है. अब आपने इक्वालिटी, आपने कहा यही वाला आर्टिकल याद था हमको, आर्टिकल 14, आप चले गए कोर्ट में और आपने कहा ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वो सीनियर सिटीजन है उनसे हाफ टिकट ली जा रही है, जबकि बची कितनी जिंदगी उनकी है? हमारी तो ज्यादा बची है, हमको प्रॉपर सीट मिलनी चाहिए, है ना? तो ये कह रहे हैं ये तो इनइक्वालिटी हो रही है. बताओ ये इनइक्वालिटी है क्या? क्यों? सीनियर सिटीजन के सर्टेन राइट्स हैं. ओके, और अच्छा कई जगह आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह में, जैसे जो लाइन होती है टिकट की, वहां मेल्स की लाइन अलग होती है, फीमेल्स की लाइन अलग होती है. ये देखा है? ये देखा है? ये भी तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है. क्या करना? अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए, तुम्हें याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना? हाँ, पहले दिमाग लगाने दो बाकी बच्चों को. बताइए ऐसा क्यों? मेल्स की लाइन अलग है, फीमेल्स की लाइन अलग है. हम कह रहे हैं ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है. ऐसा नहीं सबकी एक ही लाइन लगाओ. बताइए क्या ये सब इक्वालिटी के अगेंस्ट है? क्या सीनियर सिटीजन्स की अगर टिकट सस्ती है तो क्या ये इनइक्वालिटी है? क्यों नहीं इनइक्वालिटी है? क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि इक्वालिटी शुड बी सीन ऑलवेज अमंग्स द इक्वल्स. इक्वालिटी हमेशा किसके बीच में होनी चाहिए? इक्वल्स के बीच में. क्या सीनियर सिटीजन्स और यंग पीपल जो है वो सेम है, इक्वल है? नो. इसलिए उनके बीच में इक्वालिटी नहीं होगी, बल्कि अगर अनइक्वल्स के बीच में आप इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी सिनियर सिटीजन है और एक यंग पर्सन है 20-25 साल का, ठीक है, उन दोनों को अगर आप इक्वल अधिकार दे रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटीज किसको चाहिए होंगी? सीनियर सिटीजन को. तो हमारा लॉ क्या कह रहा है? इक्वालिटी होनी चाहिए किसके बीच में? इक्वल्स के बीच में. देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक. कह रहे इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक जैसे होंगे. एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ यूनिफॉर्मली to all of them will therefore be inconsistent with the principle of equality. कह रहे अगर हम सारे लोगों के ऊपर सेम लॉज एप्लीकेबल कराएंगे तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी. अब बच्चों की टिकट भी हाफ होती है, ये पता है आपको? बहुत छोटे बच्चों की फ्री होती है, थोड़े बड़े बच्चों की हाफ होती है ना? तो आप कह रहे हैं इस बच्चे की टिकट तो नहीं लग रही, हमारी टिकट लग रही है, ये इनइक्वालिटी हो रही है. आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? नो, क्योंकि आप और वो बच्चा इक्वल नहीं है. इक्वालिटी किसके बीच में देखी जाती है? इक्वल्स के बीच में. ऑफ कोर्स मैथमेटिकल इक्वालिटी इज नॉट इंटेंडेड. इक्वल्स आर टू बी गवर्न्ड बाय द सेम लॉ, बट एज रिगार्ड्स अनइक्वल द सेम लॉ आर नॉट कॉम्प्लीमेंटेड. कह रहे हैं अनइक्वल्स के बीच में सेम लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता. ये क्या लिखा है? इन फैक्ट दैट वुड इटसेल्फ लीड टू इनइक्वालिटी. मतलब
अगर अनइक्वल्स के बीच में हमने इक्वालिटी लाने की कोशिश करी तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी ला रहे हैं। ठीक है, फाइन, ओके। अब एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। आपने बचपन से सुना होगा ये चीज, ये अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं ना, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सुना है, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। तो अभी हम आपसे अगर पूछें कि आपका क्या कैटेगराइजेशन है तो क्या बताएंगे? किसी ने कहा मिडिल क्लास के हैं, किसी ने कहा अपर मिडिल क्लास के हैं, ठीक है। तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग दिस क्लास कैटेगरी? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? जैसे अगर मान लो कोई पर्सन कहता है कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरा पूछने का मतलब है इसकी कैटेगराइजेशन का रीजन क्या है, मतलब किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कह रहे हो कि मिडिल क्लास हो। एक एक करके लेते हैं। इनकम, ओके, तो इनकम का स्लैब रेट क्या है? स्लैब रेट समझ गए कि इतनी से इतनी इनकम वाले लोअर क्लास होंगे, इतनी से इतनी इनकम वाले मिडिल क्लास होंगे, फिर इतनी से इतनी इनकम वाले अपर मिडिल क्लास होंगे। व्हाट इज द स्लैब रेट? है कोई स्लैब रेट? और बताओ। रुको रुको, पढ़ चुके हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, नए बच्चे बताएंगे सब। और कोई क्राइटेरिया? सबका आंसर इनकम ही था क्या? तो इनकम में किस, हाँ बेटा, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में जैसे क्या? आपको पता है लाइफस्टाइल आप बोल रहे हो, वैसे जो बहुत बड़ा आदमी होता है ना वो बड़ा सिंपल रहता है, स्पेशली। हाँ हाँ, पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं मतलब? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मतलब क्या? हाँ, ट्रैवलिंग मतलब हम बहुत अमीर आदमी है लेकिन हमें घूमने का शौक नहीं है। अब बताओ। लग्जरी, ओके, आप किसको लग्जरी मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें एसी, एसी लग्जरी है कि नेसेसिटी? अच्छा, किस पे डिपेंड करता है? पर्सपेक्टिव पे। जैसे एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट, व्हाट इज लोअर मिडिल क्लास, यही तो मेरा क्वेश्चन था। तुमने कहा जो लोअर मिडिल क्लास का है उसके लिए वो लग्जरी है ना, और अपर क्लास के लिए वो नेसेसिटी है। तो यही तो मेरा सवाल था, व्हाट इज दिस अपर क्लास एंड व्हाट इज दिस लोअर मिडिल क्लास, यही से तो मेरा सवाल आया था। नहीं, ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो। हम लोग ने जैसे कहा क्लास, अब जैसे एक पर्सन ने बोला इनकम, तो इनकम अगर है तो इनकम का कोई स्लैब होना चाहिए ना, कि 10 लाख की इनकम तक वाले लोअर मिडिल क्लास हैं, 10 लाख से 15 लाख वाले मिडिल क्लास हैं। ये लाइन सुनी सबने है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना। इनकम इज नॉट अ क्राइटेरिया क्योंकि कोई स्लैब रेट नहीं है हमारे देश में, सिर्फ एक स्लैब रेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा अबव पॉवर्टी लाइन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि किसको हम कितने इनकम पे मान रहे हैं, या तो आप बीपीएल हो और या तो अबव हो। अब अबव वाले में आप अपर मिडिल क्लास हो कि लोअर मिडिल क्लास हो कि हायर मिडिल क्लास हो? हाँ बेटा बोलो। वांट्स एंड नीड्स जैसे? हाँ हाँ, तो मिडिल क्लास वाले को क्या माने? आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होते काफी गरीब है लेकिन फोन ईएमआई में लेके घूमते हैं, अच्छा सा बड़ा सा, देखा है? इवन आप घर पे जो काम वाले आते हैं उनके फोन देखो बड़े बड़े, है ना। फिर देन वन फैक्टर कम्स इज एजुकेशन, है ना। क्या एजुकेशन के बेसिस पे ले सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास वो है जिनकी एजुकेशन अच्छी है? ऐसा है। हम लोगों ने देखा है जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी अगर आप केस हिस्ट्री पढ़ो तो 8वीं पास होते हैं, पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, है ना। अब क्या करें? देन और कोई क्राइटेरिया? हम एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो आपने हमेशा सुना है, इट्स वेरी इजी टू से आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, बट व्हाट डज दिस डिफाइन, डेफिनेशन क्या है? जो हम आपको लाइफस्टाइल जो आप बता रहे थे ना, वो हम आपको बताएं। आपको पता है हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं, करोड़पति से भी ज्यादा अरबपति हैं, जिनको आप देखोगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इनके पास पैसा है। एक नॉर्मल सी व्हाइट शर्ट और पैंट और एक ब्लैक बैग लिए रहेंगे, मे भी स्कूटर से घूम रहे हो, और उनका अगर बैंक बैलेंस देख लोगे, सब कुछ छोड़ो, आपको जो लगता है ये जो समोसे वाले और बताशे वाले होते हैं, कभी आप इनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ हैं, वो कहेंगे फॉरेन में है। वो दिन भर एक सादी सी टी शर्ट पहन के समोसे और चटनी बांट रहे हैं, लेकिन आप उनका घर देख लोगे ना, बंगले होते हैं उनके, बंगले। अब बताओ, इवन बहुत टाइम पहले आपको पता है न्यूज भी आई थी, एक बेगर था, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी निकली थी, देखी थी ये न्यूज आपने? कि एक भिखारी था, उसके पास बड़े सारे बंगले थे, बड़ी सारी प्रॉपर्टी थी। तो हम किस क्राइटेरिया को माने अपर क्लास एंड मिडिल क्लास?
इवन जो कम इनकम वाले होते हैं, कई बार बहुत बड़ा करोड़पति है, एकदम सिंपल घूम रहा है, आप देख के बता नहीं सकते, ठीक है, और एक बड़ा हाई फाई ब्रांडेड शर्ट पहने, ब्रांडेड पैंट पहने, ठीक है, नाइकी पहने, सब कुछ पहने हुए, और उसके घर में सारा सामान ईएमआई पे चल रहा है. हाँ, दैट्स ट्रू. टीवी ईएमआई पे लेने का मतलब क्या होता है? उधार पे लेना. इट्स वेरी सिंपल, है ना. फोन तक उसने ईएमआई पे लिया हुआ है. तो क्या कोई क्राइटेरिया है इसका? सोचो, इज देयर एनी क्राइटेरिया? एक्चुअली देयर इज नो क्राइटेरिया. हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्लास लेजिस्लेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं. There is no word like middle class, there is no word like upper class, there is no word like below class या lower class. ऐसा कोई शब्द है ही नहीं. ये क्लास हम लोगों ने बनाई, और तभी देखिए हम लोग को कैटेगरी भी नहीं पता. आपको ये तो पता है कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास. जैसे किसी ने कुछ ज्यादा पैसे मांगे, है ना, किसी कॉलेज में एडमिशन कराने गए और उसने ज्यादा पैसे मांगे, तो आप कहते हैं अरे हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. ओके, बट यू डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया. अभी हमने आपसे ओपनली क्वेश्चन पूछा, बट यू डोंट हैव एनी क्राइटेरिया, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया है नहीं. हाँ बेटा, जोमैटो क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन स्पेंडिंग से पता चल सकता है? आई डोंट थिंक, ऐसा जरूरी नहीं है. बिकॉज ऑनलाइन स्पेंडिंग ना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑफ योर चॉइस. बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो कहते नहीं. बल्कि पता है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो आज भी कहते हैं कि भैया हम जो कपड़े वपड़े खरीदते हैं ऑनलाइन नहीं, हम तो जब तक शॉप जाके ना खरीदे तब तक हमें नहीं कॉन्फिडेंस आता है. और ये, बल्कि आपको पता है, जो मिडिल क्लास वाले, जो आप क्लास बोल रहे हो, मिडिल क्लास वाले ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. आज भी जो बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात करें, आपको क्या लगता है अंबानी अमेजोन से ऑर्डर करता होगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन. आपको लगता है अंबानी और अंबानी के फैमिली वाले कपड़े मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे होंगे? अब हंसी आई ना इस बात पे. दैट इज द थिंग. ओके, सो यही फर्क. और उल्टा होता है आजकल, बल्कि और लोअर क्लास वाले, जो कम इनकम वाले, वो ज्यादा डिस्काउंट देखने लग जाते हैं. वो मीशो पता नहीं किससे ऑर्डर करते हैं, या मिंत्रा से ऑर्डर कर लेते हैं, बल्कि अमेजोन से कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी करके. सो है ही नहीं, ये भ्रम है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास लेजिस्लेशन नाम की कोई चीज नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज्ड है वो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए इस क्लास में हम आपसे कहें एक काम करो, मिडिल क्लास वाले इस साइड हो जाओ और अपर क्लास वाले इस साइड हो जाओ. चलो, कम ऑन. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले इधर हो जाइए, लोअर मिडिल क्लास वाले इधर हो जाइए. विल यू बी एबल टू डू? नो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज योर क्लास. पता ही नहीं है. लेकिन अभी अगर हम इस क्लास में बोले बॉयज इधर हो जाए, गर्ल्स इधर हो जाएंगे? यस. अभी हम आपसे बोले अबव 18 इयर्स ऑफ एज वाले एक साइड हो जाए, बिलो 18 इयर्स ऑफ एज वाले एक साइड हो जाएंगे? यस. जो कानपुर के रेसिडेंट्स हैं वो एक साइड हो जाए, जो कानपुर के बाहर के एक साइड हो जाएंगे? यस. इन तीनों में क्या है? क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब जिसके पीछे कोई ना कोई बेसिस हो. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज्ड है दैट इज लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, नॉट क्लास लेजिस्लेशन. तो ये क्लास लेजिस्लेशन वाली चीज भ्रम है, ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम लोग ने बनाई है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है क्लासिफिकेशन की. अगर हमने आपसे कहा बॉयज एक तरफ हो जाए, गर्ल्स एक तरफ हो जाए, सो द बेसिस इज जेंडर. हमने आपसे कहा 18 साल से बड़े वाले इधर हो जाए, 18 साल से कम वाले इधर हो जाए, सो द बेसिस इज एज. ठीक है. हमने कहा 12th में जिसके 90% के अबव है वो एक साइड हो जाए, 90% के बिलो वाले एक साइड हो जाए. वो बात अलग है, इसमें भी आप नहीं होंगे, लेकिन आप हो सकते हैं, आपको पता है कि किसके हैं. दैट इज द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स. तो जब भी किसी चीज का क्राइटेरिया हो तो हम उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन. देखिए, अ राइट कन्फर्ड ऑन पर्सन्स दैट दे शैल नॉट बी डिनाइड equal protection of law does not mean protection of same law for all. It is here that doctrine of classification steps in. To separate persons similarly situated from those who are not, legislative classification or distinction is made carefully between persons who are and who are not similarly situated. तो कह रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो ये लाइन मार्क करना, the Supreme Court in a number of cases has upheld the view that Article 14 does not rule out classification for purpose of legislation. यानी हमारा जो Article 14 है ये किस चीज की बात करता है? क्लासिफिकेशन. जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया,
ट्रेन में, ठीक है, टिकट्स के लिए क्या लिखा होता है, अबव 60 इयर्स वालों की हाफ टिकट है, बिलो 60 वालों की फुल टिकट है। तो बताओ ये क्लासिफिकेशन है कि क्लास लेजिस्लेशन है? क्लासिफिकेशन। क्या वहां ये लिखा रहता है कि अपर क्लास वालों के लिए हाफ टिकट है और लोअर क्लास वालों के लिए पूरी टिकट है? ऐसा होता है कहीं? नो। क्यों? क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन क्लास लेजिस्लेशन विच इज नॉट अलाउड। अब इसमें मार्क करिए यहां से इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन। कह रहे क्लासिफिकेशन कब माना जाएगा, किसको माना जाएगा? इसके दो मेन क्राइटेरियाज होते हैं। सिंस अ डिस्टिंक्शन इज टू बी मेड for the purpose of enacting a legislation, it must pass the classical test enunciated by Supreme Court. Important mark करो, permissible classification must satisfy two conditions. Permissible classification के दो conditions होती हैं. First, it must be founded on intelligible differentia. इस word को important mark कर लीजिए. ये कुछ specific words हैं, ठीक है, as it is exam में अगर आप लिखेंगे तो इसमें marks आएंगे. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है इंटेलिजेंट डिफरेंस, एक इंटेलिजेंट डिफरेंस हो। जैसे अभी हमने कहा अबव 18 बिलो 18, तो आपने कहा एक इंटेलिजेंट डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज एज, ठीक है, या जेंडर, ये इंटेलिजेंट डिफरेंस होना चाहिए। और अगर इंटेलिजेंट डिफरेंस नहीं है तो हम उसको वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं मानेंगे। सो इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out in the group। कि एक ग्रुप में जब लोग आ गए तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई ये सारे जो हैं ये बॉयज हैं और ये सारी गर्ल्स हैं, यानी इनका इंटेलिजेंट डिफरेंस हो गया किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे। एंड सेकेंड, अभी जैसे हमने आपको बोला बॉयज एक साइड आ जाए, गर्ल्स एक साइड आ जाए, तो इधर उधर होने के पहले आप हमसे पता है क्या पूछेंगे? क्यों हो जाए, है ना? हमने आपसे कहा कि 12th में जिसके 90% से ज्यादा आए थे वो एक साइड हो जाए और 90% से कम वाले एक साइड हो जाएं। क्यों हो जाए, क्या होगा? क्यों पूछोगे ना? कह रहे हैं इस क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो पहली चीज, दो कैटेगरीज के बीच में एक इंटेलिजेंट डिफरेंस होना चाहिए और उस डिफरेंस को क्रिएट करने का पर्पस होना चाहिए। जैसे ये कहा गया कि अबव 60 इयर्स वाले एक साइड हो जाएं, उनका क्यों हो जाए? इसलिए क्योंकि आपकी टिकट हाफ लगेगी, ठीक है। नाउ यहां पर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। फर्स्ट, उनके बीच में एक इंटेलिजेंट डिफरेंस था यानी एज फैक्टर, एंड सेकंड उसका एक पर्पस था। पर्पस ये था कि उनके लिए हम डिस्काउंटेड रेट्स ऑफ टिकट्स अप्लाई कराएंगे। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसको क्या कहा जाता है? वैलिड क्लासिफिकेशन। इज दिस लॉजिकली क्लियर? समझ आ रहे हैं सबको? ओके। द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस with the object sought to be achieved by the statute in question। rational nexus, nexus का मतलब होता है कनेक्शन। कह रहे कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए आपके क्लासिफिकेशन करने का। अगर कनेक्शन है तो ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं है, पर्पस नहीं है, तो क्लासिफिकेशन करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग घर जाके इसको रीड नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके बीच बीच में भी कुछ लाइंस हैं जो आपको खुद पढ़नी है। तो ये एक हैबिट बना लीजिए। देखिए एग्जीक्यूटिव, जब आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना नए नए, तो आपको एग्जीक्यूटिव बहुत आसान लगते हैं क्योंकि आप इसको ईटी जैसा समझते हैं, ठीक है। और यही गलती हो जाती है, समझ में तब आता है तब जब 3-4 अटेम्प्ट रुक जाते हैं, तब समझ में आया क्या बोला हमने। तो प्लीज डोंट टेक इट एज सिंपल एज ईटी। ईटी कुछ भी नहीं था जितना, और अगर एक पेज पढ़ाने में हमको आधा घंटा लग रहा है तो आपको उस एक पेज को घर पे पढ़ने पे 1 घंटा लगना चाहिए। अगर आपको 1 घंटे से कम लग रहा है इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज लॉ। और आपके तो 3 सब्जेक्ट लॉ है मेन, एसबीआईएल भी लॉ है, ये भी लॉ है, और कंपनी लॉ तो लॉ है ही। तो घर पे अगर तीनों का 1-1 घंटा मिला लिया जाए तो 3 घंटे तो इसी के हो गए, और उसके बाद CAFM अलग 2 घंटा, तो 4 to 5 आवर्स तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, पास होने के लिए पढ़ रहे हो या ईटी पास हो गए इसलिए पढ़ रहे हो? आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव पास होने के लिए पढ़ रहे हो या ईटी पास हो गए हो इसलिए एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो? कुछ लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा शाम तक। हम एग्जीक्यूटिव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ईटी पास हो गए हैं, ये पूछा हमने कि एग्जीक्यूटिव पास होना है इसलिए पढ़ रहे हो। एग्जीक्यूटिव सबसे टफ है और आप देश का टफेस्ट कोर्स कर रहे हैं। CACS को पूरी कंट्री का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, जिसमें से इसके तीनों लेवल्स में सबसे टफ एग्जीक्यूटिव है। उसमें भी हम कहेंगे मॉड्यूल 1 प्रोफेशनल इतना टफ नहीं है। उसका कारण ये है, पहले भी बता चुके हैं, एग्जीक्यूटिव, हाँ बेटा,
एग्जैक्टली प्रोफेशनल तक पहुंच कौन सा बच्चा रहा है? जो एग्जीक्यूटिव पास हो चुका है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। छन रहे हैं बच्चे, छन रहे हैं, समझ रहे हो? पहले इतने थे ईईटी में, फिर ईईटी पास हुए इतने, अब इतने हैं जो एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, उसके बाद इतने बचेंगे अचानक से। हाँ, जहाँ ईईटी का रिजल्ट जाता है, मान लो कितना परसेंट लगा लो, मतलब 100 बच्चे बैठे हैं तो हाँ 60 बच्चे तो पास हो ही जाते हैं, 60-70 पास हो जाते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जाता है 4%, यानी अगर 100 बच्चे बैठेंगे तो 4 बच्चे पास होंगे। और वो 4 बच्चे आप समझ गए कैलिबर है उनके अंदर, तभी वो पास हुए, तो वो तो प्रोफेशनल निकाल ही लेंगे एनी हाउ। दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव इज टफ। मॉड्यूल 2 भी कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि एक तो 3 सब्जेक्ट हैं, और कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि कंपनी लॉ नहीं है, कंपनी लॉ बहुत बल्कि है। तो मेरे हिसाब से सीएस कोर्स का सबसे टफ लेवल एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 है। ये अभी आपको समझ आएगा जब 5-6 अटेम्प्ट रुकेंगे तब, कि हाँ वो एक बार जो मैम ने क्लास में बोला था बात तो वो सही थी। सो प्लीज इसको हल्के में ना ले। आपने ईईटी पास किया है मई अटेम्प्ट में, इसका एडवांटेज ले। ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। आपका मई अटेम्प्ट था, आपको जुलाई वालों से एडिशनल 2 मंथ्स मिलते हैं, और आपके बच्चे करते क्या, मई वाले 2 महीना इसी चीज में निकाल देते हैं, अभी तो हम पास हो गए हैं। ओके, सो यू आर गेटिंग एडिशनल 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेट मत करो कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ बोलते बोलते अभी खत्म हो गया कहा जाएगा। देखो जो टीचर है वो अपनी स्पीड से बढ़ेगा क्योंकि उसको विद इन टाइम कोर्स फिनिश करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप पढ़ नहीं रहे तो चलो आज नहीं पढ़ा रहे, टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, कोर्स तो बढ़ेगा ही। और ये मान के चलिए अभी हमारी स्पीड ना 0.25 पे है सारी फैकल्टीज की, क्योंकि अभी एडमिशन भी चल रहे हैं, बच्चे भी थोड़े स्लो होते हैं। 0.25 स्पीड है, ठीक है। ये इंटू 4 जाती है, ये इंटू 4 समझ गए? यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, ऐसे इंटू 2 कर लिया, इंटू 3 कर लिया। ये आपको पता फील नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अभी तो 2 घंटे की क्लास में मौत से हो, अभी धीरे धीरे 4 घंटे क्लास होती, 2 घंटे एफएम होती है, 2 घंटे अकाउंट्स होती है डेली। पिछले वाले बच्चों से पूछ लो, यही शेड्यूल होता है। तो पहले कंपनी लॉ होती है, फिर 2 घंटे अकाउंट्स होती है, फिर जीआईजीएल होती है, फिर अगले दिन कंपनी लॉ होती है, 2 घंटा अकाउंट्स होती है, और 1 घंटा जीआईजीएल होती है। अभी ये भी रेगुलर हो जाएगा, वो भी रेगुलर हो जाएगा। और फिर उसके बाद बेस्ट जो आता है वो ये कि कंपनी लॉ और एसबीआई 1.5 घंटे की हो जाती है। हाँ और क्या, संडे तो फिर बोनस है। सो दिस इज, अभी आपको फील नहीं हो रहा, अभी आप मौज में, अरे ठीक है बढ़िया 2 घंटे जाते हैं, सुबह सत्संग सुन के आ जाते हैं। तो आपको कोप अप करना पड़ेगा जितना आप छोड़ रहे हो। हर सब्जेक्ट में हमें हर टीचर से यही सुनने को मिला है कि बच्चे अभी पिकअप कर नहीं रहे हैं, और आप पिकअप नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारी स्पीड स्लो है। सो प्लीज डोंट डू दिस। दिसंबर अटेम्प्ट का एडवांटेज ले लो, घर पे पढ़ना शुरू कर दो। देखो 2 चीजें हैं, या तो हमें एग्जीक्यूटिव करना है या तो नहीं करना है। नहीं करना तो बात ही खत्म, आराम से मौत से पढ़ो, क्या दिक्कत है? जब करना ही नहीं है एग्जीक्यूटिव, पास होने की हमारी कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर बात खत्म। लेकिन अगर हमें करना है, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार में पास होना चाहते हैं? इसमें भी सोच रहे हैं। हाँ, हम यही मान रहे हैं कि पहला ही है तुम लोग का दिसंबर, ठीक है। पहली बार में पास होना चाहते हैं सच में? कैसे, इसमें भी जरा सा हाथ उठा, ठीक है अब इंस्टीट्यूट चाहे तो कर दे, हमें क्या दिक्कत। पहली बार में पास होना चाहते हैं, आप जितना स्ट्रांगली चाहते हो उतना हाथ उठाइए। हाँ, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कब से शुरू होगी ये पढ़ाई? हाँ ठीक है, इस चीज का बिल्कुल भी लीनियंसी पॉइंट पे ना रहिए कि क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे पास बुक्स नहीं है। ये नहीं, जिनके पास बुक्स नहीं, किनके पास बुक्स नहीं है? बाकी बाकी हैं सबके पास बुक्स। अगर बुक्स नहीं है तो जो चैप्टर जिसमें चल रहा है उसकी फोटोकॉपी करा लो। पीडीएफ से बेटा मजा नहीं आती, पीडीएफ से इंटरेस्ट नहीं आएगा। पीडीएफ पीडीएफ खुला किस पे है? एक ऐसे यंत्र पे जो आपको पढ़ने नहीं देगा। पीडीएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो, या पीडीएफ पढ़ रहे हो ऊपर से टुन, ये टुन समझिए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गई, ये आ गई। सो पीडीएफ इज नॉट द डिजाइडमेंट। ज्यादा महंगा थोड़ी है, 150 रुपए लगेगा, आप जेरोक्स करा लो, पूरा नहीं कराना है, 5-5, 10-10 पन्ने करा लो, जब तक पढ़ो हो सकता है तब तक बुक्स आ जाए। एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू राइट। नोट्स बना रहे हैं सब लोग?
अब कुछ बच्चों को पता है क्वेश्चन मार्क बनाए, नोट्स बनाने थे हमसे। देखिए आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि टीचर्स नोट्स देंगे, मेरा एग्जाम थोड़ी है, मेरा कोई एग्जाम नहीं है, हम आपको मॉड्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको घर पे नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे। आज आपको घर जाके सबसे पहला, हमें लग रहा है आपको बच्चों वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जैसे बच्चों करते हैं। आज आप घर जाके एक रजिस्टर खरीदेंगे, ठीक है, रादर 3 क्या अकाउंट्स का रजिस्टर खरीद रखा है कि वो एक रफ कॉपी बनाई है जिसमें इंग्लिश हिंदी मैथ्स तीनों, आगे से अकाउंट चल रही है, बीच में लॉ चल जाती, यही करा है आपने, हमको पता है। और इस रजिस्टर की खास बात पता है क्या होती है, ये आगे से उतना नहीं बढ़ता है, पीछे ज्यादा बढ़ता है, वो जो आपका रफ रजिस्टर होता है। 3 रजिस्टर बनाने, एक कंपनी लॉ का, एक SBIL का, एक JIGL का, बाकी अकाउंट्स और FM का जो बनाना है वो तो बनाना है, ठीक है। और तीनों रजिस्टर में आपको डेली बेसिस में जितना हो रहा है उसके नोट्स बनाने हैं। वही नोट्स आपको याद रख पर, मतलब वही याद रख पाएंगे। आपको लग रहा है ये कंटेंट आप याद रख पाओगे? पढ़ना तो आसान है, याद कहाँ रख पाओ? बुक लेके थोड़ी जाओगे एग्जाम में, तो याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका है नोट्स। और अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, अभी तो आपको नोट्स बनाने ही है। लास्ट के टाइम पे फिर हम मना करते थे अब ना बनाइए, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है नोट्स बनाने में। अभी टाइम वेस्ट क्या, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, काम ही क्या है आपके पास? और पढ़ाई के अलावा और क्या काम है आपके पास? अरे हाँ, रील्स देखना, इंस्टा पूरा खत्म करना, एक दिन का FB पूरा खत्म करना, और पता नहीं कौन कौन सी ऐप है ना। जब तक ये सारा हो नहीं जाता अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा देते हम लोग। अब आज जिन जिन लोगों ने रील्स बनाई होंगी हम ना देखें तो उनको बुरा नहीं लग जाएगा? पूरी आज की रील्स खत्म करके तब आप फोन रख के सोते हैं चैन से कि चलो आज का काम निपट गया है ना, फिर रात में आ जाता है किसी का। तो 3 रजिस्टर बनेंगे, ठीक है, तीनों में नोट्स होंगे एंड प्रॉपर रजिस्टर। नेक्स्ट टर्न पे हम नोट्स चेक करेंगे आपके। समझ में आ रहा है सबको? आई वांट, हाँ, चैप्टर खत्म करके नहीं, डेली बेसिस। चैप्टर तो बहुत लंबा है बेटा, ये तो 1 महीना चलेगा, तो 1 महीने बाद थोड़ी चेक, उसके बीच में आपके 3-4 टेस्ट हो चुके होंगे। अब आपने देखा अच्छा 1 महीना चलेगा, बट चिंता बड़ी है। नेक्स्ट टर्न पे रजिस्टर लेकर आना है। ये हम करवाते नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं तीनों थ्योरी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। उसमें जो जो हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं वो सब चीजें लिखनी है और अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखना है, तभी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी। नेक्स्ट टर्न पे आपको JIGL का रजिस्टर लेकर आना है, जितना चैप्टर हुआ है वहां तक के नोट्स कंप्लीट। तो या तो रजिस्टर लेकर आना, या तो फिर रजिस्टर जैसे बाइंडिंग पे जाता है वैसे खुद भी बाइंडिंग पे चले जाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग यहाँ पास होने के लिए बैठे हैं, ठीक है, समय काटने के लिए नहीं बैठे हैं। पास हो जाएंगे सब लोग, मेहनत करेंगे। हाँ हाँ, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ देखते हैं, देखते हैं, देखा जाएगा। हो जाएंगे पास, यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? पक्का रजिस्टर आ जाएगा नेक्स्ट टर्न पर? JIGL का रजिस्टर लाना है सबको, भूल तो नहीं जाओगे कि अगले टर्न पे याद आया? अरे हाँ अभी याद आया एकदम। नोट्स बनाने हैं और नोट्स नेक्स्ट लेक्चर पे चेक होंगे। और उसके अभी हम इसी जितना टॉपिक आज पढ़ाएंगे उसके बाद इसका टेस्ट एक अनाउंस करेंगे, जितना टॉपिक हुआ है वहां तक का। ओके, ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मत सोचना चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा। इसके छोटे छोटे टेस्ट लेंगे हम, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, टेस्ट वाले दिन एब्सेंट हो जाएंगे, इसमें पूछने की क्या बात है? टेस्ट देंगे सब लोग, जब आप टेस्ट देंगे पेपर चेक होगा तब आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स पता चलेंगे। ओके ओके, तो हम आपको बता रहे थे वैलिड क्लासिफिकेशन के ये 2 पॉइंट्स। पहला क्या था? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट डिफरेंस। और दूसरा उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए। Okay, after considering the leading cases on equal protection, the 5 judge bench of Supreme Court in the following case, इन्होंने देखिए कहा ये ट्विन टेस्ट होने चाहिए। वैलिड क्लासिफिकेशन के लिए ये ट्विन टेस्ट होने चाहिए। इसको ट्विन टेस्ट भी कह सकते हैं, वैलिड टेस्ट भी कह सकते हैं। और देखो टेस्ट में वही चीज है, पहले पॉइंट में क्या था, क्या होना चाहिए? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, और दूसरा उस डिफरेंशिया का क्या होना चाहिए? रैशनल नेक्सस यानी कि कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट डिफरेंस है और उस डिफरेंस को क्रिएट करने का कोई पर्पस है तब तो वो वैलिड क्लासिफिकेशन माना जाएगा, अदरवाइज उसको हम क्लासिफिकेशन नहीं मानेंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन की बात करता है, क्लास लेजिस्लेशन की बात नहीं करता। ठीक है, आगे देखिए लिखा है स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, यहां पर आइए, द ट्रू मीनिंग
and scope of Article 14 has been explained in several decisions of the Supreme Court. The rule with respect to permissible classification have been summarized by the Supreme Court in Ramkrishnan Dalmia. अब देखो ये पॉइंट्स हैं जिन्होंने आर्टिकल 14 को समराइज किया है. सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो. बताओ फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कह रहे आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन. फॉरबिड्स मतलब डिसअलाउ कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है. कह रहे क्लास लेजिस्लेशन कोई चीज नहीं है. आर्टिकल 14 अलाउ क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन. ओके फाइन. जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है अ लॉ हैज बीन पास्ड फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years फॉर एजुकेशन. It was contended that there shall be equality before law. Can this law be enacted? अब बताओ एक लॉ बनाया गया कि जो गर्ल चाइल्ड है 14 साल से कम वाले, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी. ये आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, वो ना कि कन्या समृद्धि और इस टाइप की योजनाएं होती हैं कि जो भी गर्ल चाइल्ड है उनको इतना इतना अमाउंट मिलेगा. अब आपने क्या किया? आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, हमारा लड़का है उसको भी दो. ठीक है, हमारा लड़का है 14 साल के बिलो, उसको भी असिस्टेंस दो, कन्या वन्या कुछ नहीं. बताइए ये वैलिड क्लासिफिकेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है. ठीक है, देखिए yes it can be passed if legislation is based on reasonable classification and intelligible differentia. सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा बिलो 14 और गर्ल्स को मिलेगा, यानी इंटेलिजेंट डिफरेंस है. और इंटेलिजेंट डिफरेंस के बाद उसका कनेक्शन भी है. कह रहे उनको डिफरेंशिएट इसलिए किया गया क्योंकि हम गर्ल चाइल्ड को स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े. अगर ये पर्पस था, ये वैलिड क्लासिफिकेशन है, देन इन दैट केस इसको हम लोग वैलिड क्लासिफिकेशन मान लेंगे और ऐसे लॉ को वैलिड माना जाएगा. अब समझ में आया इसका पर्पस? ओके. सेकंड देखो वही पॉइंट है, परमिसिबल क्लासिफिकेशन मस्ट सैटिस्फाई टू कंडीशन. कौन सी दो कंडीशंस थी? फर्स्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और दूसरा उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए. कनेक्शन को हम लोग क्या वर्ड बोल रहे थे? नेक्सस, रैशनल नेक्सस होना चाहिए. अब देखो एग्जाम में अगर ये वैलिड टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आता है तो अगर आपको यही 2 पॉइंट्स लिखोगे ना तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट में पूरी लाइन जो लिखनी है लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या लिखोगे? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. अब आपने क्या किया? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लिख दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, आप अपने आंसर में जो चीज एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हो उसको अंडरलाइन कर दो. अंडरलाइंड चीज एक बार में दिखती है. अब आपने क्या किया? बड़ा सा आंसर लिखा, एक पैराग्राफ, ठीक है, उसमें कहीं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया छुपा हुआ है. अब एग्जामिनर ढूंढ रहा है उसको कहीं मिल जाए, तो आपको लगता है एग्जामिनर को इतनी कॉपीज चेक करनी होंगी, वो इतनी मेहनत करेगा? नो. फर्स्ट पॉइंट, उनके बीच में जो भी आपको पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंपॉर्टेंटली वर्ड्स क्या लिखने होंगे? देयर शुड बी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, अंडरलाइन कर दिया. सेकंड वाले में ऐसे ही कौन सा पॉइंट लिखोगे? रैशनल नेक्सस. ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन आती है, कहीं भी स्टेट की डेफिनेशन आती है एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 लिख के आर्टिकल 12 को अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, इस तरह से जब आप लिखोगे ना तो आपका आंसर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. और अभी हम आपको ये भी सिखाएंगे कि केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखे कैसे जाते हैं. मतलब 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कंपनी लॉ हो चाहे जेआईजीएल हो. एक आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, ओके, और एक आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये अभी था. ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबको पता है ना, पूरी एक सिचुएशन दी होगी और लास्ट में लिखा होगा एज पर योर ओपिनियन क्या होना चाहिए. ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, नॉर्मल तरीके से हम आंसर नहीं करते. तो अभी हम स्पेसिफिकली क्लास में आपको एक ऐसा आंसर लिखवाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको सारे आंसर्स उसी पैटर्न पे लिखने होंगे. क्लियर? ओके. ओके, थर्ड पॉइंट देखो, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन डिफरेंट बेसिस. कह रहे क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. बहुत सारे 100 लोग खड़े थे, उसमें से कहा गया जितने लोग कंपनी सेक्रेटरी है वो एक तरफ हो जाए, रेस्ट एक तरफ हो जाए. बताओ ये क्लास लेजिस्लेशन है कि क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है. ओके. In permissible classification, mathematical nicety and perfect equality are not required. अच्छा, जैसे हमने कहा जो लोग CS कर रहे हैं वो एक साइड हो जाए, जो नहीं कर रहे हैं वो एक साइड हो जाए. अब जो CS कर रहे हैं जो एक साइड हुए, क्या वो सब एग्जैक्टली एक जैसे हैं?
नो, उसमें कोई 18 साल का होगा, कोई 21 साल का होगा, कोई कानपुर का होगा, कोई कानपुर के बाहर का होगा, कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा। कह रहे परफेक्ट इक्वालिटी इज नॉट डिजायर्ड, बस उनके क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई डिफरेंट, जैसे हमने कहा गर्ल्स एक साइड हो जाए, बॉयज एक साइड हो जाए। अब गर्ल्स में भी कैटेगरीज होंगी, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, ठीक है। तो ये कह रहे परफेक्ट इक्वालिटी इज नॉट डिजायर्ड, बस एक ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिससे दो लोगों को अलग किया जा सके, दैट्स इट। So in permissible classification, mathematical equality and perfect equality is not required. फिफ्थ पॉइंट पढ़ के हमें एक वर्ड में बताओ ये क्या लिखा है। इसको एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? ओके, मतलब तो इसका यही है। एक वर्ड बताओ। सिंगल पर्सन लॉ याद है, डॉक्ट्रिन पढ़ा था, ये वही तो है। सिंगल पर्सन लॉ क्या कह रहा था? इवन अ सिंगल पर्सन में बी ट्रीटेड अ क्लास बाय हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रीजंस एप्लीकेबल टू इट। अ लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल। इवन इफ एक सिंगल इंडिविजुअल पे लग रहा है और वो सिंगल इंडिविजुअल एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी उसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे सिंगल पर्सन लॉ में हम लोगों ने देखा था, वो अकेला शेयर होल्डर था जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हमको वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो लॉ एप्लीकेबल होता तो सिर्फ उसको वोट करने को मिलता कि सारे शेयर होल्डर्स को मिलता? सारे शेयर होल्डर को। तो भले ही वो सिंगल पर्सन है, लेकिन दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द शेयर होल्डर। जैसे मान लीजिए किसी एक सीएस के स्टूडेंट ने एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, आपके जो आप पेपर्स करते हैं, वो जो पेपर्स चेक होके आते हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है तो आपको पता है उसकी कॉपीज मंगवाई जा सकती हैं। ये पता है एक सिस्टम होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मन नंबर ज्यादा आए होने चाहिए और कम आए हैं, तो आप उसकी कॉपीज मंगवा सकते हैं। नाउ उसकी कॉपीज मंगवाने का जो सिस्टम था वो ये था कि आप इंस्टीट्यूट से कॉपी मंगवाते थे। इंस्टीट्यूट आपको पर कॉपी 500 रुपीज लेता था, ठीक है, ये हम आपको पहले की बात बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट पर कॉपी 500 रुपीज लेता था और बहुत टाइम लगाता था कॉपीज देने में। अब जब तक कॉपी आ रही है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तब तक क्या हो गया, तब तक अगला अटेम्प्ट आ गया। तो एक बच्चा था, ये रियल केस बता रहे, एक बच्चा था प्रोफेशनल का, उसने इस चीज की एक कंप्लेंट फाइल करी और उसने ये कहा, अभी जेआईजीएल में ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उस बच्चे ने कोर्ट में केस किया और उसने ये कहा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट बॉडी है, और अगर वो गवर्नमेंट बॉडी है तो वो आरटीआई उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग जो अपनी आंसर शीट्स मांगते हैं, हम लोग आरटीआई से मांगेंगे। ये उसने केस फाइट किया। आरटीआई में आपको पता है 10 रुपए पर कॉपी पड़ता है, जिसका आपका इंस्टीट्यूट 500 रुपए लेता है, और उस केस में आपको पता है वो बच्चा जीत गया था। ये रियलिटी बता रहे हैं। आज जो बच्चे अपनी कॉपीज मंगाते हैं, ऑप्शंस दोनों आप इंस्टीट्यूट से भी मंगा सकते हैं, आरटीआई से भी मंगा सकते हैं, लेकिन आज मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या सभी, किससे मंगाते हैं? आरटीआई से मंगाते हैं, क्योंकि आरटीआई में पहली चीज 30 दिन में कॉपी मिल जाती है और दूसरा 10 रुपए पर कॉपी में मिल जाता है। उसने अकेले केस लड़ा था और वो जीत गया। अब ये बताओ, उसने केस लड़ा और वो जीत गया, तो उसकी कॉपी सिर्फ आरटीआई से आ सकती है कि वो रूल अब सारे सीएस के बच्चों पे लग गया? सारे सीएस के बच्चों पे। ये है सिंगल पर्सन लॉ, कि केस तो उसने अकेले लगा, बट दैट पर्सन वाज ट्रीटेड एज अ क्लास, उसकी कैटेगरी थी सीएस स्टूडेंट की, और वो रूल आज भी लागू है। आज आप अपनी कॉपी आरटीआई से मंगवा सकते हैं। वो केस ना लड़ता तो आपको ये सुविधा ना मिलती, ठीक है, बट ऐसी जरूरत ही ना पड़े कि आपको कॉपी मंगानी पड़े, है ना, पहली बार में 100 में 100 आ जाए, है ना। अब ये मजाक हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। आर्टिकल 14 condemns discrimination not only by substantive law but by law of procedure, and ये दोनों पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इन दोनों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में पढ़ के आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे 7th वाला देखो, there is always a presumption in favor of constitutionality of an enactment and the burden is upon him who attacks it to show that there has been a clear transgression of constitutional principle। इसका मतलब आप समझ रहे हो, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है अज्यूम माना जाएगा वही है। अगर आप कह रहे हो कि मेरा फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुआ है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब हम तो ये मान के चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो सही लिखा है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पॉइंट गलत है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो ये इल्जाम लगा रहा है।
वरना ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सही लिखा है। जैसे लॉ में जो लिखा है वो सही लिखा है, अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट गलत लिखा है तो आप प्रूफ करो, ठीक है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड व्हाटएवर इज रिटन इन लॉ इज करेक्ट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस केस के हिसाब से आर्टिकल 14 का उन्होंने जिस्ट दिया था। ओके, अभी तक देखिए हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल सिर्फ कवर किया है, आर्टिकल 14। एक होमवर्क आपका है, इसका जस्ट अगला पैराग्राफ है ये आर के गर्ग वाला केस, ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर तक का पूरा पोर्शन आपको रीड करना है। अब घर जाके रीड करेंगे, डेली बेसिस पे जो होगा घर जाके पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको अपना रजिस्टर लेकर आना है और रजिस्टर में नोट्स बने हुए होने चाहिए सबके। हो जाएगा इतना काम पक्का? चलिए ठीक है, आर्टिकल्स वाला पोर्शन फिनिश करके फिर हम टेस्ट अनाउंस करेंगे। ओके, हाँ, ऑनलाइन में एक बच्चे ने पूछा है नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मार्क कराते हैं ना, या जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब लिखना है। ओके, चलिए।